तो ये जो स्ट्रक्चर 4 बना, इसको आप स्टैगर्ड फॉर्म या फिर इसको एंटी फॉर्म भी कहते हैं। एंटी अपोजिट हो गया क्योंकि दोनों 180 पर है। एक और रोटेशन देते हैं 60 डिग्री का। वन मोर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। इस बार ये मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे चला गया और ये जो स्ट्रक्चर 5 बन रहा है, इट इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चर 3 विच इज कॉल्ड पार्शियल इक्लिप्स। स्ट्रक्चर 5 को आपने कहा पार्शियल इक्लिप्स, जिसमें दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फिर उसमें 60 डिग्री रोटेशन किया, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है स्क्यू या वेज फॉर्म। स्ट्रक्चर 6, इसको आपने स्क्यू या वेज फॉर्म का और एक बार और 60 डिग्री रोटेट कर दें तो स्ट्रक्चर 1 फिर से आ जाएगा। तो इस बार आप देखिए कि दो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से हम इस रोटेशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहले फुल इक्लिप्स था, फिर स्क्यू, फिर पार्शियल, फिर एंटी स्टैगर्ड हो गया, फिर पार्शियल इक्लिप्स हो गया, फिर स्क्यू, फिर वापस फुल इक्लिप्स। तो टोटल 360 डिग्री रोटेट कर दिया, 6 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन गए। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N-butane, conformational isomers of N-butane. ये नोट कर लिया हो तो बता देना। नोट करो जब तक मैं ऑफलाइन अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर थोड़ा ऊपर करना।
सर एक बार शुरुआत से दिखा देते सर, एक बार कुछ रह गया सर बीच में एक पॉइंट। नोट किया सबने? अब जरा हम यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर इनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी लिखी जाए तो देखो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पर आ रहा है? फुल इक्लिप्स में, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। उससे कम रिपल्शन पार्शियल इक्लिप्स में आ रहा है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड पेयर वाला जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी लग रहा है। उससे कम स्क्यू फॉर्म है या वेज फॉर्म है, और सबसे कम रिपल्शन स्टैगर्ड फॉर्म है। तो अब अगर आप इसमें स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टैगर्ड है, उससे कम स्क्यू, उससे कम पार्शियल और सबसे कम फुली इक्लिप्स। तो आप इस तरीके से इनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये ऑर्डर आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। नोट सर एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल करना। अभी करने में कहाँ से? तो देखो कार्बन कार्बन में रोटेशन हो रहा है, तब तो हम कह रहे हैं ये रोटेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम बात कर रहे हैं जिसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कर दें, तो सेकंड कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, उसकी वजह से जो आइसोमर्स अराइज होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो हमने लिखा arise due to restricted rotation about carbon carbon bond। कार्बन कार्बन बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आइसोमर्स अराइज हो रहा है। अब आप यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की वजह से अब ये कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर पाएगा, जो बाकी जो दो बॉन्ड है उनकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब एक कार्बन पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्स एक वाई, दूसरे कार्बन पर भी दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सिस आइसोमर। और सेम ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, इसको हम कह रहे हैं ट्रांस आइसोमर। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज भी कहते हैं। सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए पहली कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है कि जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे बात कर रहे हैं उस कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप सेम नहीं होंगे तभी तो ये सिस ट्रांस बन पाएगा।
अगर सेम ग्रुप हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो सिस ट्रांस में नहीं जा रहा है। अगर एक कार्बन पर जैसे मान लो आप लिखते इथीन या प्रोपीन, तो एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH2 लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव मतलब सिस ट्रांस नहीं दे रहा है। तो ज्योमेट्रिकली एक्टिव होने के लिए कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे हमने कार्बन कार्बन पर ये एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन पर इन दोनों मिथाइल की पोजीशंस अपोजिट हो गई, तो हम कहते हैं ये जो कंपाउंड है ये है ब्यूट-2-ईन। लेकिन फर्स्ट वाले को कह रहे हैं दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, तो ये सिस आइसोमर है, और इसमें दोनों अपोजिट साइड में हो गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, एक सिस ब्यूट-2-ईन हो गया, ट्रांस ब्यूट-2-ईन हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है, एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से लगा रखे हैं, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर दोनों क्लोरीन सेम साइड वाला है जो इसका वो सिस आइसोमर है, और दूसरा वाला इसका ट्रांस आइसोमर हो गया। तो ये सिस ट्रांस आइसोमराइज हो रहा है। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दो COH ग्रुप सेम साइड में लगे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दो COH अपोजिट साइड में लगे हुए हैं। वैसे तो सिस और ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे ये, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सिस और ट्रांस के जो कॉमन नेम है वो भी अलग है। बताइए फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? तो ये मैलेइक एसिड है, और ट्रांस वाली फॉर्म फ्यूमेरिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है। तो दोनों के कॉमन नेम भी अलग हो गए, सिस आइसोमर इसका मैलेइक एसिड है, ट्रांस आइसोमर इसका फ्यूमेरिक एसिड है। अब देखिए ये नोट